जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी डेली की रीडिंग की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के आर्टिकल को पिक करते हैं और अपनी रीडिंग को किस तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे लेके जाया जाए उसके ऊपर हम काम करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि इंग्लिश जो कि एक काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट होता है बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर हम पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो चाहे वो एसएससी हो गया है ना, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं है ना, एनडीए सीडीएस हो गया एंड बैंक्स के एग्ज़ाम जितने भी हो गए है ना, वहाँ पे इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि रीडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, पैसेज है ना, अनसीन पैसेज जो आते हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाता है। इस आर्टिकल में भी हम, इस क्लास में भी हम देखते हैं कि जब हम आर्टिकल को एक बार पढ़ लेते हैं तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रहती है इस आर्टिकल की वो चेक हो जाए एक तरीके से। तो यही हमारा पर्पस भी होता है इस क्लास का। साथ ही साथ अगर आप वोकैबुलरी के पर्पस से भी क्लास लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू टू मेमोराइज वोकैबुलरी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जो वोकैबुलरी है दैट दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोकैबुलरीज ओवर देयर, तो उनको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ पढ़ने में सबसे जो अच्छा कंपोनेंट माना जाए, जो अच्छी चीज़ जो मानी जाती है, दैट सोर्स कैन बी न्यूज़पेपर आर्टिकल। ठीक है, वहाँ पे आपको नॉलेज भी काफ़ी चीज़ों का मिलता है। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं अराउंड द वर्ल्ड और अराउंड द मतलब विद इन द कंट्री एज वेल, आपको सारी चीज़ें पता रहती हैं। जैसे आज के आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आज के आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अभी जो इलेक्शंस अभी बिहार के अंदर जो ख़त्म हुए उनके बाद जो इसका रिज़ल्ट आया तो उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट हमने इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रीजंस होते हैं ना। एक जो अपोजिशन होता है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक नेशन है तो वहाँ पे अपोजिशन का क्या रोल होता है और किस तरीके से अपने आप को वही रिफ्लेक्ट करते हैं, शोकेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। इस आर्टिकल में भी आप देखोगे, पढ़ोगे तो जो अभी वहाँ पे जो बिहार के अंदर जो अपोजिशन थी, कहीं ना कहीं उनमें इन सारी चीज़ों को की लैक को देखा गया है। उनमें इंटीग्रिटी, यूनिटी वगैरह की चीज़ें देखी गई है। एक पर्पस, एक जो सिंगल पर्पस होना चाहिए, उन चीज़ों की कमी देखी गई इस आर्टिकल में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, चूँकि अपोजिशन की बात कर ही ली हमने, तो जान लेते हैं कि अपोजिशन का एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल होता है, क्या काम करता है अपोजिशन, आखिर होना क्यों चाहिए अपोजिशन। अगर हम किसी डेमोक्रेटिक नेशन की बात करें तो, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन ही है आपको पता है, तो कोर फंक्शन क्या होता है डेमोक्रेटिक अपोजिशन का। अपोजिशन का मतलब क्या था, विपक्ष, है ना। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके सामने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्टी होती है वो अपोजिशन ही कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। सबसे कोर फंक्शन क्या होता है अपोजिशन का, तो ये सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, है ना। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करते हैं टाइम टू टाइम। जब कभी भी कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अगर बिल या लॉ लेकर के आती है तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करना, उसकी छानबीन करना, ये सारे काम भी, और उसको पब्लिक के सामने लेकर के आना, इस चीज़ का भी काम करता है अपोजिशन। और साथ ही साथ पॉलिसी के अंदर जो गैप्स है, यानी सोसाइटी की क्या डिमांड है और सरकार किस तरीके के नियम कानून लेकर के आ रही है, किस तरीके की पॉलिसी बना रही है, किनको फेवर कर रही है, किनको एक जो अनईक्वल अगर कोई गैप है ना पॉलिसी के अंदर, तो उस चीज़ को भी क्या करती है, ये अपोजिशन एक्सपोज करती है, पब्लिक के सामने लेकर के आती है। और क्या काम है, तो ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो भी सरकार के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी एक्शंस लिए जाते हैं उनको सवाल करना, फेल्योर्स को हाईलाइट करना कि किसी चीज़ को अगर करने में, है ना, किसी पर्टिकुलर अगर कम्युनिटी को काफ्लिपेंट करने में अगर सरकार फेल हो गई तो उसको हाईलाइट करने में। और साथ ही साथ करेक्टिव सजेशंस, यानी और सिर्फ हाईलाइट ही नहीं करती, सजेशंस भी देती है कि हाँ, बजाय कि ये रूलिंग गवर्नमेंट ये करे उसको ये करना चाहिए, है ना। जब आप पढ़ोगे पॉलिटी के अंदर तो हमेशा जो अपोजिशन को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे सामने आते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो ऐसा क्रिटिसिज्म जो कि ऐसी आलोचना जो कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ला करके दे, है ना। उससे रूलिंग गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सीखे और साथ पब्लिक की भी आई ओपन, है ना, ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा शेप हो उस चीज़ से। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अपोजिशन। साथ ही साथ इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, तो शेप्स डिबेट, है ना। जब कभी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर के, या मान लीजिए किसी स्कीम को लेकर के विवाद चल रहा है तो उसके ऊपर डिबेट को शेप देती है। मोबिलाइज सोशल ग्रुप्स,
जो सोशल ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उनको भी मोबालाइज करती है, उनकी भी ओपिनियन को मेन स्ट्रीम में लेकर के आती है। और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट विजन्स, यानी अगर रूलिंग गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के जो विजन्स है, जो दृष्टिकोण है या फिर फ्यूचर को लेकर के जो एम्बिशंस हैं, अगर वो सोसाइटी को फेवर नहीं कर रहे हैं, तो क्या अगर सामने से कोई ऑल्टरनेटिव होता है तो लोगों की, जनता के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है कि हाँ, और वो अपने डेवलपमेंट प्लान को हाईलाइट भी करते हैं अपोजिशन। तो ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे। कंडीशन फॉर इफेक्टिवनेस, और इन इफेक्टिवनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ताकि अपोजिशन अपनी ट्रू पोटेंशियल का यूज़ कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी फ्लॉज को नोटिस करती है तो मिल करके अगर उसका विरोध करे, है ना, और साथ ही साथ उसको ठीक करने की बात करें, तो इससे काफ़ी अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। क्लियर मैसेजिंग होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हो आप, ये भी मैसेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो पब्लिक के एस्पायरेशंस है, पब्लिक अलग अलग तबका जो है पब्लिक के अंदर, है ना, सोसाइटी के अंदर, उसके क्या एस्पायरेशंस है, महत्वाकांक्षाएँ हैं फ्यूचर को लेकर के, तो इसके साथ कनेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जा करके ये जो अपोजिशन है वो इफेक्टिव तरीके से पब्लिक के सामने आ सकती है। इंपॉर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी, तो इसका डेमोक्रेसी के साथ इंपॉर्टेंस क्या है तो अभी तक तो पता चल ही गया होगा, लेकिन देख लेते हैं। कंपटीशन को, बिल्कुल, एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी एक सिंगल पार्टी का रूल या किसी एक सिंगल पर्सन का रूल मोनोपोली नहीं हो सकती है, तो कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपटीशन को स्ट्रेंथन करती है। पावर के कंसंट्रेशन को, मान लीजिए अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी, है ना, एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर लगातार पावर में बनी हुई है एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो पावर कंसंट्रेशन को भी प्रिवेंट करती है, उनको चेक एंड बैलेंस में रखती है, और साथ ही साथ सिस्टम को भी बैलेंस रखती है, ठीक है, ताकि चीज़ों को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो ये थोड़ा सा अपोजिशन का एक बेसिक सा रोल है जो एक डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हम बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं इस क्लास में, ताकि आपकी एक फंडामेंटल नॉलेज बेस तैयार हो सके। चलिए आज के आर्टिकल में आए हुए वोकैबुलरी को देख लेते हैं। पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब शोइंग शार्प पॉलिटिकल जजमेंट, यानी काफ़ी अच्छी किन्नेस भी आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, श्यूडनेस या इसको। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल जजमेंट, शार्प पॉलिटिकल जजमेंट को दिखाना, दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूट। श्यूड, क्लेवर या पर्सपेक्टिव भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोल्ड एंड अशेम्ड, यानी खुलेआम हो लेकिन लज्जा रहित हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेजन। ब्लैटेंट, या ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली, मुफट, दैट इज कॉल्ड ब्लैटेंट, या अनअबेस्ड भी आप इसको कह सकते हैं। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, साइजेबल, यानी लार्ज और सिग्निफिकेंट इन अमाउंट में जब कोई चीज़ बहुत बड़ी या सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेबल। सब्सटैंशियल, साइजेबल या नोटेबल, यानी कोई चीज़ इतनी बड़ी है कि आप उसको नोट किए बिना रह ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड नोटेबल या फिर कंसिडरेबल। रिफर्बिशमेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, है ना, किसी चीज़ का इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रिफर्बिशमेंट, यानी किसी चीज़ को फिर से क्या करना, रिस्टोर करना, दैट इज कॉल्ड रिफर्बिशमेंट। ओवरहॉल या रिन्यूअल भी आप इसको कह सकते हैं। हेजमनी, हेजमनी क्या होती है, डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ वन ग्रुप, यानी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का जब बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, है ना, या लीडरशिप हो जाती है, उसी की सत्ता हो जाती है। डोमिनेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हेजिमनी। सुप्रीमेसी या कंट्रोल भी आप इसको कह सकते हैं। पिटफॉल, पिटफॉल का मतलब क्या होता है, तो पिटफॉल हिडन और अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज। पिटफॉल तो जनरली जो रोड के ऊपर जो गड्ढे होते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन इसको अलग एक सेंस भी होता है, वहीं से निकल करके आते हैं। हालांकि हिडन और अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी, यानी ऐसी परेशानियां जो कि पहली बात तो हिडन हो और उसकी उम्मीद ना की गई हो, दैट इज कॉल्ड पिटफॉल। ट्रैप या ड्रॉबैक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सिनोनिम है इसके। ट्रैक्शन क्या होता है, तो ट्रैक्शन, ट्रैक वर्ड से निकला है ये, कि कोई भी काम जब आपका ट्रैक पे आ जाता है तो, है ना, अगर आप ट्रैक पे आ जाते हो तो आप सही तरीके से काम कर रहे हो, तो दैट इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन इज एबिलिटी टू गेन सपोर्ट, यानी किसी चीज़ की ऐसी एबिलिटी जो उसको सपोर्ट लाने में, हासिल करने में हेल्प करती हो, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन। मोमेंटम या एक्सेप्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। स्प्लिंटर क्या होता है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी एक्सप्लोजन होता है जब एक जगह पे, तो किस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मतलब वो ब्रेक डाउन होकर के पूरा फैल जाती हैं, यानी दैट इज कॉल्ड स्प्लिंटर। टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट, यानी छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना, दैट इज स्प्लिंटर। फ्रैगमेंट या डिवाइड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड हाउ वी कैन कनेक्ट वन वर्ड टू अनदर और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, और किस तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंग्लिश की जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम काम करते हैं।
नोटिस करते हुए चलिएगा कि हाँ मेरा क्या मेथडोलॉजी होती है। एंड एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस क्लास का फुल यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो हम इस आर्टिकल का जो PDF है उसको आपको टेलीग्राम पे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एडिफाई इंग्लिश, आप उस पर शेयर कर देते हैं। वहाँ पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट चेक द PDF एंड आप उसको एक बेसिक रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें पढ़ना होता है उस आर्टिकल को हम पहले ही हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ दैट आर्टिकल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इवनिंग। तो इससे होगा क्या कि जब आप एक बार पढ़े रहोगे और शाम को या जब कभी भी ये वीडियो को देख रहे होगे आप, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आप खुद से जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे रही थी, और जब जो क्लास की जो चीज़ें हम डिस्कस किया उनके बीच में आप कोरिलेशन मेंटेन करके और चीज़ों को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। डबल इंजन, आर्टिकल का टाइटल है डबल इंजन। क्या होता है डबल इंजन? तो किसी भी कोई भी अगर मशीनरी है, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें इंजन 2 हो जाते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, उसकी इफ़िशियंसी अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है ना, और कम टाइम में ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी भी उसकी इन्हांस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में भी यही बात कह रहा है कि डबल इंजन, यानी अब इस आर्टिकल में किस तरीके से बात करें तो सेंटर है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और साथ ही साथ वो स्टेट गवर्नमेंट है। पता होगा आपको कि हमारे कंट्री में 3 टियर गवर्नमेंट चलती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अलग से, और साथ ही साथ और भी ज़मीनी स्तर पे भी चलती है। तो जो यहाँ पे डबल इंजन है, यानी अगर डबल इंजन का मतलब क्या हुआ, नहीं सेंटर पे भी और साथ ही साथ स्टेट में भी अगर सेम पार्टी की रूलिंग होगी तो चीज़ों को डेवलप करना, यानी विकास करना काफ़ी अच्छा और इफ़िशियंट हो जाता है। इस पूरे आर्टिकल में यही कह रहा है। वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर के जो स्कीम्स रहे थे, भलाई वाले जो स्कीम्स रहे थे, कल्याणकारी जो स्कीम्स रहे थे, योजनाएं रही थी, इम्प्लीमेंटेड क्लोज टू द पोल्स, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था, ग्राउंड लेवल पे लेकर के आया गया था। कब? जब इलेक्शंस नज़दीक थे तब। पोल्स का मतलब इलेक्शंस इन बिहार, और ये कहाँ पे हुआ था? बिहार के अंदर। हेल्प्ड द NDA, तो इस चीज़ ने, इनकी स्कीम्स ने क्या की? मदद करी किसकी? NDA की। एक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। बिहार के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं, द स्पेक्टेक्युलर इलेक्टोरल विक्ट्री, यानी ये जो आँखों को अच्छा लगने वाले, स्पेक्टेक्युलर का मतलब क्या होता है? जो आँखों को ही बहुत अच्छा लगे, इंप्रेसिव हो, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्सेप्शनल हो। ये जो स्पेक्टेक्युलर इलेक्टोरल विक्ट्री रही है, इलेक्शन के अंदर जो विक्ट्री रही है, जीत रही है, किसकी? ऑफ द NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी इन बिहार। कहाँ पे? बिहार के अंदर। इज़ वन, वो ऐसी विक्ट्री है, याद रखिएगा जब भी ऐसे लिखा जाए तो ये बेसिकली विक्ट्री की बात कर रहा है। वो ऐसी विक्ट्री है बिल्ट ऑन, जो कि बनी हुई है किस चीज़ के ऊपर? क्लेवर वेलफेयरिज्म के ऊपर। 4 चीज़ों के ऊपर बनी है। सबसे पहला तो क्लेवर वेलफेयरिज्म। अब क्लेवर वेलफेयरिज्म क्या होता है? तो क्लेवर वेलफेयरिज्म के ऊपर बनी हुई है, यानी अगर वेलफेयर का बहुत ही क्लेवर तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, इंजीनियरिंग तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से यूज़ किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड क्लेवर वेलफेयरिज्म, यानी इसके ऊपर बनी हुई है। एस्ट्यूट सोशल इंजीनियरिंग, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? काफ़ी शार्प या मेटिकुलस, है ना, या काफ़ी बुद्धिमानी के साथ में किया गया जो सोशल इंजीनियरिंग है, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी कम्युनिटी रह रही है उनका जो एक तरीके से यूज़ करना है, इसके ऊपर रही है। और साथ ही साथ मेटिकुलस प्रोपेगेंडा, यानी मेटिकुलस का मतलब काफ़ी डिटेल्ड जो प्रोपेगेंडा रहा है, इसके ऊपर बनी हुई है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो एक योजना का एक सेट तैयार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेगेंडा। एंड और सस्टेन्ड पॉपुलैरिटी, और एक जो कॉन्टिन्यूअस बनी हुई, सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? लगातार बनी हुई जो पॉपुलैरिटी रही है किसकी? तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेट के अंदर। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर ये जो विक्ट्री है वो बनी हुई है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द अपोजिशन महागठबंधन ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल, यानी जो विपक्ष है, विपक्ष कौन है? तो जो महागठबंधन ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, यानी जो गठबंधन है विपक्ष के अंदर, जो कि RJD का है, द कांग्रेस और इनका है, एंड अदर आउटफिट्स, और बाकी सारे जो यूनिट्स का भी है, सफर्ड फ्रॉम, उन्होंने क्या किया? यातनाओं को सहा, किससे? उन एडवर्स, उन खराब या अनफेवरेबल पॉपुलर मेमोरी से, यादों से, जो काफ़ी गलत तरीके से फेमस है, ऑफ देयर रेन, अपने शासन के टाइम पे, यानी उनके टाइम पे जो खराब मेमोरी रही है, अनफेवरेबल, जो उनको फेवर ना करती हो, तो इस चीज़ को सहा है इस इलेक्शन में हमने देखा है। विच एंडेड, ये वही रेन है, शासन है जो कि ख़त्म हो गया था कब? 20 साल पहले ही, यानी यहाँ पे कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी हुआ करती थी एक टाइम पे। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी थी ही नहीं।
तो 20 साल पहले इनका आफ्टर द 2024 एक तरीके से कहा जाता है कि एक चेंज आया था, है ना। तो उनकी जो ख़राब परफॉर्मेंस रही थी, तो उस चीज़ को इन्होंने इस इलेक्शन के अंदर सहा है। द एनडीए नर्चर्ड वुमेन, एनडीए ने क्या किया, इस अलायंस ने क्या किया, नर्चर किया, पालन पोषण किया, यूज़ किया वुमेन को एज अ हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक, यानी एक हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक के तौर पे। अब हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक क्या होता है, तो महिलाओं को, आपको पता होगा महिलाओं की कंसर्न्स जाति, रिलीजन, धर्म नहीं होता है, उनका एक कॉमन सा गोल होता है, कॉमन सा डिबेट होता है कि हाँ दे वांट जस्ट अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से नर्चर किया। इवन यहाँ तक कि ब्रेजनली स्टार्टिंग, यहाँ तक कि शर्मनाक तरीके से स्टार्ट करते हुए और नए बोल्ड तरीके से, शर्मनाक और बोल्ड तरीके से स्टार्ट करते हुए एक नया कैश डोल स्कीम को। अब न्यू कैश डोल स्कीम क्या होती है, तो जब कभी भी इलेक्शंस के पहले इस तरीके के अगर कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के कोई स्कीम जो चलाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू कैश डोल, मतलब कैश डोल स्कीम। तो यहाँ तक कि ब्रेजनली स्टार्टिंग, शुरुआत करते हुए इस स्कीम का ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, ठीक पहले जो कि इलेक्शन से है ना। इट्स कास्ट, यानी एनडीए का जो कास्ट अलायंस है, यानी कास्ट को लेकर के जो अलायंस है, यानी उन्होंने कास्ट को टारगेट करके, मतलब कास्ट के हिसाब से भी अलायंस क्रिएट किया था। इसने कवर किया अ लार्जर स्पेक्ट्रम को, यानी और भी बड़े स्पेक्ट्रम को, दायरे को, कंपेयर टू द महागठबंधन। अगर हम इसकी तुलना करें किससे, महागठबंधन से, विच यही महागठबंधन जो डिस्पाइट इट्स बेस्ट एफर्ट्स, बावजूद किसके, अपने सबसे अच्छे प्रयासों के भी, कुड नॉट ओवरकम, ये पार ना हो सकी किस चीज़ से, उस परसेप्शन से, उस चीज़ को ठीक ना कर सकी, उस परसेप्शन से, उस नज़रिए से जो कि था बीइंग अ नैरो प्लेटफॉर्म, एक संकीर्ण, एक नैरो, एक पतला सा प्लेटफॉर्म होने का, किसके लिए, यादवाज एंड मुस्लिम्स के लिए। यानी उनको लेकर के जो परसेप्शन था कि दे फेवर ओनली टू कम्युनिटीज़, है ना, दिस एंड दिस, तो इस परसेप्शन से भी वो ओवरकम नहीं हो पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको और भी ज़्यादा ऑडियंस को, और भी ज़्यादा पब्लिक को, अगर पब्लिक के ट्रस्ट को जीतना चाहिए था, तो इस चीज़ को उनको ठीक करना चाहिए था। मिस्टर कुमार यानी नीतीश कुमार जो हैं, हु इंटर्ड, जिन्होंने इंटर किया कहाँ पे, उस कैंपेन के अंदर, यानी इस आंदोलन के अंदर, एज अ फेडिंग पैट्रियार्क, यानी एक ऐसे पैट्रियार्क, एक ऐसा लीडर, सीनियर लीडर जो कि अब फेड हो रहा है, अब एज इनकी काफ़ी ज़्यादा अब मतलब धीरे धीरे घट रही है ना। टर्न अराउंड, तो मिस्टर कुमार भी टर्न अराउंड हुए हिज फॉर्चून, उन्होंने भी अपनी भाग्य का भाग्य का लुफ्त उठाया, यूज़ किया उसको, रिइंफोर्स्ड किया हिज सेंट्रलिटी को, यानी अपनी मजबूती दी अपनी सेंट्रलिटी को, अपनी केंद्रीकरण को इन बिहार पॉलिटिक्स, यानी बिहार पॉलिटिक्स के अंदर, यानी अपनी इंपॉर्टेंस को, सेंट्रलिटीज इंपॉर्टेंस को क्या किया, रिइंफोर्स किया, मजबूती दी बिहार पॉलिटिक्स के अंदर। एंड बिकेम, और हो गए, क्या हो गए, द फलक्रम, मेन पिलर। फलक्रम का मतलब क्या होता है, बैकबोन। बैकबोन किसका, एनडीए की विक्ट्री का, यानी एनडीए की जो विक्ट्री रही है उसका मेन चेहरा हो गया ये नीतीश कुमार। द बीजेपी इज़ अहेड ऑफ, जो बीजेपी है, जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी इज़ अहेड ऑफ, वो पहले है, किससे पहले है, द जनता दल यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ वोट, यानी जनता दल से, जनता दल यूनाइटेड से, जेडीयू से, इन टर्म्स ऑफ वोट, यानी वोट के मामले में, और साथ ही साथ सीट शेयर के मामले में भी, है ना, इनको ज़्यादा सीट मिले, बीजेपी को ज़्यादा सीट मिली है इनसे। बट इट्स रूट, लेकिन इसका जो रास्ता है, इट्स किस लिए है, एनडीए के लिए है, इसका जो रास्ता है, तो बिहार के हार्ट को अगर उनको जाना है, इज स्टिल थ्रू, वो किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू जाता है, तो मिस्टर कुमार, यानी मिस्टर कुमार से होकर के ही जाता है। द एनडीए सीम्स, ये जो एनडीए है, ऐसा लगता है टू हैव बेनिफिटेड, कि उन्होंने फ़ायदा लिया है फ्रॉम अ कंसिडरेबल इंक्रीज, उस कंसिडरेबल, उस साइजेबल, बड़े तौर पे होने वाली बढ़त का, इन फीमेल वोटर टर्नआउट, यानी जो फीमेल का वोटर टर्नआउट हुआ था, इसको हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग के अंदर, वो काफ़ी बड़ा है, बावजूद उसके कि उनका रजिस्ट्रेशन कम हुआ था, तो इसके बाद भी उनका बढ़ा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। एंड फ्रॉम, और किस चीज़ के फ़ायदा उठाया है, उस वेलफेयर स्कीम्स का, उन कल्याणकारी स्कीम्स का, योजनाओं का फोकस्ड, जिनका फोकस क्या था, वुमेन थे पहली बात तो, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और साथ ही साथ ये जो ईबीसी के अंदर हाउस होल्ड्स, यानी जो परिवार आते हैं वो था। और ये बेनिफिट किस जरिए से हुआ, तो थ्रू कैश ट्रांसफ़र, यानी कैश ट्रांसफ़र के थ्रू, और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज, यानी तो इन दो वजह से इनको टारगेट करके कहीं ना कहीं हमने देखा कि उन्होंने, एनडीए की सरकार ने फ़ायदा, मतलब उसका बेनिफिट मिला उनको, डिस्पाइट बीइंग इन पावर, बावजूद होने के, कहाँ पे, पावर में 2005 से ही, विथ ओनली अ शॉर्ट ब्रेक, यानी केवल एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया था। मिस्टर कुमार नॉट ओनली डिफ्लेक्टेड, ना केवल उन्होंने डिफ्लेक्ट किया, उनसे दूर हटाया अपने आप को, एंटी इनकम्बेंसी, यानी उस सेंटीमेंट से जो कि रूलिंग गवर्नमेंट्स को लेकर के,
एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, तो किसी भी पब्लिक का अगर रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सेंटिमेंट्स जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। तो ये इनसे दूर हटे पहली बात तो, बट ऑल्सो साथ ही साथ इन्हांस भी किया हिज स्टैंडिंग को, अपने पॉस्चर को भी, ठीक है, अपनी स्थिति को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया, उसको मजबूती दी। दिस वर्कड इन कॉम्बिनेशन, इस चीज़ ने काम किया उस कॉम्बिनेशन के साथ में, जो कि था किसके साथ में, उस इमेज के साथ में जो कि है मिस्टर मोदी का, यानी मिस्टर मोदी का भी काफ़ी तो इनकी जो इमेज है उसने भी काफ़ी काम किया। हुज हिंदुत्व, जिनकी मिस्टर मोदी जिनकी हिंदुत्व डेवलपमेंट्स क्लेम, यानी हिंदुत्व और साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर के जो दावे थे। हैव मेनी टेकर्स इन बिहार, उनके भी कई सारे टेकर्स हैं बिहार के अंदर, मानने वाले लोग। द कांग्रेस आरजेडी कोalition, यानी कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी की जो कोalition है, जो गठबंधन है, फील्ड वो असफल रही टू फंक्शन, काम करने में एज एन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, यानी एक जनरल प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करने में असफल रही इनकी जो कोalition है। एंड इट्स लैक ऑफ, और इसकी जो कमी है, कमी किस चीज़ के अंदर, उस कोहेशन के अंदर, और साथ ही साथ सेंस ऑफ पर्पस की कमी जो है, इन दोनों चीज़ों की जो कमी है, वर ऑल टू एविडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट थे, वो भी क्या काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे, यानी एविडेंट का मतलब कोई अस्पष्ट। इट्स कैंपेन, इनके जो कैंपेन थे, है ना, इस कैंपेन, इसकी जो आंदोलन थी, वॉज स्प्लिंटेड, वो काफ़ी बटी हुई थी, काफ़ी ब्रोकन थी, फैली हुई थी। विथ इट्स अटेंशन, इसके अटेंशन के शिफ्ट करने के साथ में ही बिटवीन, और ये दो चीज़ों के बीच में शिफ्ट किया, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्लोगन, यानी सोशल जस्टिस, सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनको जस्टिस मिले, और वेलफेयर स्लोगन, वेलफेयर को लेकर के जो भी सरकार रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है उसके खिलाफ जो नारे लगे वो उसके बीच में, और साथ ही साथ क्वेश्चनिंग और क्वेश्चन करने को लेकर के, जो कि इंटीग्रिटी का ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इटसेल्फ, अपने आप में जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी को, सवाल को क्वेश्चन करना, और सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्लोगन, तो इन दोनों के बीच में इनका अटेंशन शिफ्ट होता रहा। इंडियाज़ इलेक्टोरल प्रोसेस, इंडिया के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, रिक्वायर्स, वो ज़रूरी बना देता है किस चीज़ को, सीरियस रिफर्शमेंट को, यानी ये तो पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको सीरियस रिफर्शमेंट की आवश्यकता है, यानी ओवरहॉल की आवश्यकता है, चेंजेस की आवश्यकता है, रिस्टोरेशन की आवश्यकता है, बट डज नॉट सीम, लेकिन प्रतीत नहीं होता है टू हैव मच अट्रैक्शन, कि उसको ज़्यादा अटेंशन मिला हुआ है एज एन इलेक्शन इशू, यानी एक इलेक्शन इशू के तौर पे, यानी इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया गया ऐसा बिहार के इलेक्शन में पता नहीं चल रहा है। ऑल्सो मिसिंग अमंग द अपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी, यानी वही जो मिस होने का जो काम है, ना होने का जो काम है, अपोनेंट्स जो हैं बीजेपी के, उनके बीच में, वो क्या है, इज़ एन अप्रिशिएशन। तो ये जो कोई भी एक बीजेपी का एक अपोनेंट के तौर पे मिसिंग का जो काम है, ना होने का जो काम है, वो क्या है, एक अप्रिशिएशन है, एक बढ़त है, किसके लिए, ऑफ द हेजिमनी, उस हेजिमनी के लिए, डोमिनेंस के लिए, ऑफ हिंदुत्व, जो कि हिंदुत्व का इन द हिंदी बेल्ट, यानी हिंदी बेल्ट के अंदर, यानी जो बीजेपी की जो ये एक रहती आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व को लेकर के, तो उसके खिलाफ भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है अपोजिशन के पास। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, कई सारे सवाल हैं रिगार्डिंग, जो कि जुड़े हुए हैं इम्पार्शियलिटी से, उस बायसनेस से, उस फेयरनेस से, जो कि है इलेक्टोरल प्रोसेस का। बट द कंक्लूजन, लेकिन जो निष्कर्ष है, दैट की द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, की जो बीजेपी और इसके जो मित्र हैं, अलाइज हैं, पार्टीज़ हैं, आर विनिंग, वो जीत रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस, कि वो केवल जीत रहे हैं कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोसेस की वजह से, एक छेड़खानी किए गए प्रोसेस की वजह से, इज़ अ मिसप्लेस्ड वन। तो ये एक गलत कंक्लूजन है, यानी आप इसी चीज़ के ऊपर इसी चीज़ का आरोप लगा करके आप लोगों की ट्रस्ट को विन नहीं कर सकते हो, जीत नहीं सकते हो। वाइल जबकि द एनडीए कुड मिटिगेट, ये जो एनडीए है वो कम कर सकती है, मिटिगेट कर सकती है द पिटफॉल्स, यानी उन कमियों को, जो कि है एंटी इनकम्बेंसी का, यानी सरकार के खिलाफ जो सेंटीमेंट निकल करके आ रहे हैं, है ना, रूलिंग गवर्नमेंट को लेकर के, तो उसके खिलाफ जो पिटफॉल्स हैं ना, जो कमियां हैं, उनको मिटिगेट कर सकती है एनडीए की सरकार। द महागठबंधन एंडेड, महागठबंधन जो है वो ख़त्म हुई किस चीज़ के साथ में, होल्ड करने के साथ में द केन को, किसी मुद्दे को पकड़ते हुए, फॉर द मिसडीड्स, उन मिसडीड्स का, उन गलत कामों का, साथ ही साथ मिस गवर्नेंस का, गलत तरीके से गवर्नेंस का, सत्ता चलाने का ऑफ अ प्रीवियस जनरेशन, अपनी पुरानी जनरेशन का ऑफिस लीडर, जो कि इनके लीडर के द्वारा किया गया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, होल्डिंग द कैन का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहना, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग द केन। दिस इज़ अ सोबरिंग मैसेज, यह क्या है, एक जेन्युइन, सोबरिंग का मतलब जेन्युइन मैसेज है फॉर द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के लिए, एंड ऑल पार्टीज, और उन सारी पार्टीज़ के लिए, अपोज द बीजेपी, जो कि बीजेपी के खिलाफ है। ये क्वेश्चन है कि हाँ, कि जो लीडर्स रहे हैं आपके प्रीवियस टाइम पे, है ना, उनकी कहीं ना कहीं जो गलतियाँ उनसे हुई है, जो मिस गवर्नेंस हुई है, कहीं ना कहीं उसी का ये रिजल्ट उन्हें हर स्टेट्स के इलेक्शन में देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। दे नीड टू, ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको ज़रूरत है टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर, जो अपने
घर को ठीक करे, पहली बात तो इंटरनली जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करें, क्राफ्ट एन इंस्पायरिंग मैसेज, और तैयार करें, बनाए एक इंस्पायरिंग मैसेज को, एक ऐसे मैसेज को जो इंस्पायरिंग हो, जो इंस्पायर करता हो, एंड फेस अप टू द पॉपुलैरिटी, और एक्सेप्ट करके उसका सामना करे जो कि उस पॉपुलैरिटी का, जो कि है बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स, यानी बीजेपी के द्वारा जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करी जाती है उसकी पॉपुलैरिटी के आगे वो अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा रखें, वाइल फ्रेमिंग देयर अपोजिशन टू इट, साथ ही साथ फ्रेम करते हुए, बनाते हुए अपने अपोजिशन को, अपने विपक्ष को या विरोध को टू इट, यानी इसके खिलाफ तो उनको खड़ा होना ही होना है, और इसका काउंटर भी उनको तैयार करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल इटसेल्फ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, यानी इस अकॉर्डिंग आर्टिकल के हिसाब से देखें, व्हाट प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल, किस चीज़ ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बूस्ट करने में एनडीए के इलेक्टोरल सक्सेस को, यानी एनडीए को जो ये जीत मिली हुई है बिहार के अंदर वो किस वजह से मिली है। फ्रीक्वेंट चेंजेस विद पार्टी लीडरशिप अक्रॉस स्टेट, नो। अपोजिशन पार्टीज कलेक्टिवली कैंपेनिंग विद अ यूनिफाइड मैसेज, नो। राइजिंग क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट स्कीम रूरल डिस्ट्रिक्ट, नो। कोऑर्डिनेटेड वेलफेयर डिलीवरी, यानी एक जो मिली जुली वेलफेयर डिलीवरी थी जो कि जुड़ी हुई थी स्ट्रैटेजिक कास्ट आउटरीच के साथ में। ठीक है, इसी का यूज़ करके वो लार्ज पॉपुलेशन तक वो पहुंच सके, वहाँ तक अपनी बात को पहुंचा सके और उनको इन्फ्लुएंस कर सके। तो डी आंसर विल बी द करेक्ट हियर। व्हाट डज द आर्टिकल इम्प्लाई अबाउट कांग्रेस आरजेडी कैंपेन स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी रही थी अपोजिशन की बिहार के अंदर, आर्टिकल में वो किस चीज़ से पता चलता है, मतलब क्या बताता है वो। इट सक्सीडेड इन मैचिंग बीजेपी कम्युनिकेशन मेथड्स, नो। इट फंक्शन विदाउट सेंट्रल कोऑर्डिनेशन डायल्यूटिंग द कोएलिशंस बैक्ट, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिना सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के, पहली बात तो चली, और जो कि इसके कोएलिशन के इम्पैक्ट को भी उसने ख़राब कर दिया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द आर्टिकल व्यूज़ एलिगेशंस अगेंस्ट इलेक्शन इम्पार्शियलिटी एज, यानी जो ये आर्टिकल है वो देखता है एलिगेशंस को, आरोपों को जो कि इलेक्शन इम्पार्शियलिटी को लेकर के वो किस तौर पे देखते हैं, और मैटर रिक्वायरिंग प्रोसेस रिफॉर्म बट नॉट अ रैलिंग इलेक्शन इशू। आगे देखते हैं, राइजिंग पॉलिटिक्स नैरेटिव गेनिंग ब्रॉड पब्लिक एक्सेप्टेंस। आगे देखें, स्ट्रैटेजी दैट इफेक्टिवली कंसोलिडेट अर्बन वोटर सेगमेंट, नो। अ थीम दैट स्ट्रेंथन द अपोजिशन ऑर्गेनाइजेशनल और यूनिटी, नो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ मैटर रिक्वायरिंग प्रोसेस रिफॉर्म, एक ऐसा मुद्दा जिसको रिफॉर्म की आवश्यकता है, बट नॉट अ रैली इलेक्शन इशू, जो कि अगर आप इसको अपने रैली में मुद्दा बनाते हो बजाय उस चीज़ के कि आप रिफॉर्म्स की बात करो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। तो चलिए हम, आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एंड फॉर द PDF, एज यू ऑल नो दैट वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल एडिफाई इंग्लिश हब, यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो आप। इस आर्टिकल, इस क्लास का भी PDF आपको मिल सकता है वहाँ पे, और साथ ही साथ जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसको एडवांस रीडिंग के लिए भी आप वहाँ पे इस आर्टिकल को ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से वोकैबुलरी और इडियम्स को कैसे लर्न कर सकते हैं इसके ऊपर हम काम करते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको चीज़ों को आपकी मेमोरी में रिटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।